नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्वांट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हम यहाँ एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और वो स्ट्रेटजी क्या है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा है, कम समय में पूरी तैयारी कैसे करें। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्ग 2 और वर्ग 3 का पेपर जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने हो सकता किसी बच्चे ने वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों का फॉर्म भरा हो, तो एक साथ उनकी तैयारी वो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो वर्ग 2 वर्ग 3 की परीक्षाएं एक साथ कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे। ठीक, तो आपके मन में के जो सवाल हैं, क्या दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ हो सकती है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आप जब वर्ग 2 वर्ग 3 यानी आपने बीएड भी किया, डीएलएड भी किया है, इसके बेसिस पर आपने जब वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा भरी, तो आपके मन में पहला सवाल, क्या हम दोनों की तैयारी एक साथ दो वर्डन आप उठा सकते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन। दूसरा, पहले किस सब्जेक्ट से शुरुआत करें, मतलब हम वर्ग 2 पर फोकस करें या वर्ग 3 पर फोकस करें। समझ में आया ना बेटा? तो वर्ग 2 वर्ग 3 किस सब्जेक्ट किस स्ट्रीम पर हम फोकस करें, ये दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। कम समय में सिलेबस कैसे पूरा करें। अब जब दो चीजें आपने डिसाइड कर ली कि हम चलो दोनों को लेकर हाथ से चलेंगे, तो कम समय में जो हम एग्जाम का जो सिलेबस है कैसे कंप्लीट करें, और पात्रता परीक्षा के बाद क्या होगा, यानी चयन परीक्षा में फिर हमें कैसे इसमें परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में देखने के लिए बने रहें और सिग्मा क्वांट का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते बेटा। तो सबसे पहले सवाल की बात करें हम कि सबसे पहले वर्ग 3 प्राइमरी लेवल फोकस, कि जब वर्ग 3 आपको करना है, मतलब फॉर्म आपने दोनों एक साथ भर दिए, जब दोनों फॉर्म एक साथ भर दिए तो प्राइमरी लेवल पर आपको कैसे फोकस करना है। ठीक है, वर्ग 3 में प्राइमरी लेवल पर कैसे फोकस करना, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है बेटा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ठीक, जो हम फोकस करने की बात कर रहे हैं कि जब आप फोकस करेंगे किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम का मतलब यहाँ वर्ग 3 से ही हम बात कर रहे हैं, तो वर्ग 3 में सबसे पहले फोकस करने वाला क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। ठीक, अभी केवल फोकस करने वाली चीजें हैं कि किस किस पर हमें फोकस करना होगा। भाषा 1 हो गई, भाषा 2 अलग अलग होते हैं हमारे, गणित भी होगा हमारा और पर्यावरण का अध्ययन भी होगा। तो ये सारे फोकस करने वाले सब्जेक्ट हैं इसमें। ठीक है, प्राइमरी लेवल में जो हम करेंगे वो क्या करेंगे बेटा, प्राइमरी लेवल बेसिक कंसेप्ट है आपके और प्राइमरी पेडागोजी, ये इसका सिलेबस है वर्ग 3 के हिसाब से। इसमें फोकस करने वाले पॉइंट ये सारे हैं हमारे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट भी है, प्राइमरी पेडागोजी भी है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, भाषा 1 2, गणित और हमारा पर्यावरण का अध्ययन भी है। अब इसके बाद और आगे बढ़े हम। ठीक, तो यहाँ मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास का मतलब क्या हो गया बेटा, संविदा वर्ग 2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो फोकस करने वाला एरिया है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गया। ठीक, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो गया, भाषा संबंधी भाग हो गए, चयनित विषय की वस्तु हो गई, मतलब चयनित विषय की वस्तु आपने किस सब्जेक्ट से वर्ग 2 का फॉर्म भरा है इसकी बात कर रहा है। विषय की पेडागोजी, तो जो सब्जेक्ट आपने भरा है वहां सब्जेक्ट की पेडागोजी भी होगी। यानी अगर आप बात करें पात्रता परीक्षा की, तो जो 150 नंबर का पेपर होगा उस 150 में 30 नंबर के सारे क्वेश्चंस आएंगे अलग, और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, और ये सब्जेक्ट में भी 100 नंबर के क्वेश्चन और 20 नंबर की पेडागोजी। स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन हाँ इतना जरूर आएगा। तो यहाँ आपको क्या देखना, चयनित विषय की विषय वस्तु देखना, विषय की पेडागोजी देखना, कंसेप्चुअल एवं एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज देखना है। तो ये हमारा फोकस्ड जोन है जो वर्ग 2 के लिए है, कि जब हम वर्ग 2 में फोकस करेंगे तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आप बात करें कि सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए, प्लस टीचिंग मेथड्स भी आपको आने चाहिए, तब आप जाके वर्ग 2 के लिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आएंगे। एलिजिबिलिटी का मतलब फॉर्म भरना बस नहीं होता बेटा कि आपने फॉर्म भर दिया तो आप बोलोगे हम तो एलिजिबल हो गए। एलिजिबल का मतलब ये है कि आपको पेपर निकालने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, निकालने की बात कर रहे हैं, फॉर्म भरने की बात नहीं कर रहे। फॉर्म भरना एक अलग बात है, वो डॉक्यूमेंट है आपके पास, आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन फॉर्म निकालना, एग्जाम निकालना, एक जॉब को हाथ में लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब हम आपकी टेक्निकल बात कर रहे हैं कि जो आप पढ़ने का क्राइटेरिया होगा कि आप कैसे पढ़ेंगे, किस लेवल पर पढ़ेंगे कि दोनों एग्जाम्स में आप एक साथ सिलेक्शन ले पाए, फिर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको वर्ग 2 ज्वाइन करना है या वर्ग 3 ज्वाइन करना है। समझ में आया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों परीक्षाओं का कॉमन प्रिपरेशन जोन क्या है, जो दोनों परीक्षाओं में जो कॉमन एरिया है वो ये सारी चीजें हैं, मतलब पेडागोजी तो लगभग हमारी सेम ही है। ठीक है, जैसे हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, असेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक, लैंग्वेज पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज पेडागोजी सब में आएगी। ठीक,
अगर वर्ग 3 है तो वर्ग 3 में जो 5 सेक्शन है हमारे 30-30 नंबर के हैं, वहाँ सब में 15-15 नंबर की एक पेडागोजी आना है हमारी, सब भाषा 1 भाषा 2 में सारी जगह आना है। टीचिंग मेथड्स आना है, क्लासरूम सिचुएशंस आनी है हमारी, बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग आनी है और PYQ सॉल्विंग स्किल्स आनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि हमारा कॉमन फोकस्ड जोन है कि जब आप वर्ग 2 और वर्ग 3 का एक साथ फॉर्म भरेंगे तो कॉमन फोकस्ड जोन आपका ये रहेगा कि यहाँ पर आपको पढ़ना है और ये तैयारी आपकी बिल्कुल कॉमन लेवल पर रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां अलग तैयारी करनी है, अब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंस कहाँ है। वर्ग 2 और वर्ग 3 में अलग अलग तैयारी जो हमें करनी है वो किस लेवल पर करनी है, कहाँ कहाँ करनी है। तो वर्ग 3 की बात करें, प्राइमरी लेवल लर्निंग आपको ध्यान रखना है। ठीक, मैथ्स में प्लस EVS आपको ध्यान रखना है। भाई प्राइमरी लेवल लर्निंग तो आपको आना ही आना चाहिए। जब पेडागोजी आप कर रहे हैं, पेडागोजी आप पढ़ेंगे, कॉमन आपने तैयारी पीछे कर ली है, तो उससे आपका पेडागोजी का सब्जेक्ट तैयार हो गया और लगभग सभी 50 से 60 नंबर आपके तैयार हो गए। ठीक है बेटा, मैथ्स प्लस EVS ये मैथ का जोन है, आपका फोकस है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने वर्ग 2 मैथ से भरी है तो उनके लिए ये बहुत और ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्ग 2 के लिए मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ्स की पेडागोजी भी पढ़ना है, तो ये सारे का सारा 30 नंबर का फोकस यहाँ पे उनके लिए आसान हो जाएगा। EVS वाले तो वो ध्यान रखेंगे कि जिनने EVS मतलब पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो वहाँ अगर किसी ने सोशोलॉजी से भरा है तो उसके लिए ये पोर्शन भी आसान होने वाला है। फाउंडेशन एवं नर्सरी पढ़ना है, प्राइमरी क्लासरूम सिचुएशंस पढ़नी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पढ़नी है। ये लर्निंग जितनी भी है, लर्निंग मेथडोलॉजी, ठीक है ना, ये पेडागोजी की बेसिस पर है। ठीक, अब हम बात करें वर्ग 2 के लिए मिडिल लेवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट में आपकी डेप्थ होना चाहिए। क्यों, 120 नंबर का पेपर आना है, उसमें से आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट भी आएगा, उसकी पेडागोजी भी आएगी, तो आपको डेप्थ में पढ़ना होगा। मिडिल लेवल सब्जेक्ट क्या डेप्थ मांगता है, चुना हुआ सब्जेक्ट होना चाहिए, एडवांस कंसेप्ट होना चाहिए, आपको सब्जेक्ट की डिटेलिंग आना चाहिए। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट की डिटेलिंग आना चाहिए कि आपने किस लेवल से स्तर से पढ़ाई की है, किस डेप्थ में जाके आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस डेप्थ में जाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी डेप्थ में आपसे पूछेगा भी। ठीक, सब्जेक्ट प्लस स्पेसिफिक पैटर्न, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस है कि अगर आपने मैथ लिया है तो मैथ की पेडागोजी वर्ग 3 में ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं अलग अलग रहेगा, वो कॉमन ही रहेगा, क्योंकि हमें 1 से लेकर 5वीं तक की बात करना है। यहाँ सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी आपको पढ़ना होगा, फिर इसके बाद कंसेप्चुअल टीचिंग स्ट्रेटजी पे आपको फोकस करना होगा। क्यों, क्योंकि आप मिडिल क्लास के टीचर बनने जा रहे हैं, तो उस लेवल पर आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। पेडागोजी रटने का विषय नहीं है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेडागोजी रटते रहते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी रटने का विषय नहीं बेटा, ये समझने का विषय है। यहाँ पे आपको हर कंसेप्ट, कोई भी कंसेप्ट, पेडागोजी की बात करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ जो हर कंसेप्ट पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी कंसेप्ट आपका लग रहा है अगर, तो उस कंसेप्ट पर 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, पेडागोजी का मतलब क्या, सबसे पहली बात तो पेडागोजी टीचर को बच्चों को पढ़ाने का तरीका जानना चाहती है। भाई आपकी जो पात्रता परीक्षा है इसमें पेडागोजी का सब्जेक्ट है, ये पेडागोजी का सब्जेक्ट केवल गवर्नमेंट ये जानना चाह रही है आपको एग्जाम के माध्यम से कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किस स्किल का यूज कर रहे हैं, किस मेथड्स का यूज कर रहे हैं, किस साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको बच्चों को पढ़ाना है या पेडागोजी का क्वेश्चन आ रहा है, जब तैयारी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको एक ध्यान रखना कि बच्चे सीखता कैसे है, कैसे सीखता है बच्चा, ये फोकस करना है। बच्चा गलती क्यों कर रहा है, हमें उसके पनिशमेंट पे नहीं जाना। ठीक है, कि बच्चे ने गलती करी, हमने दे दनादन मारना शुरू कर दिया। बेटा हमें बात करना है कि बच्चे ने गलती क्यों करी। ठीक, शिक्षक क्या करेगा, ये वो है आपकी मैथ पेडागोजी। पेडागोजी मतलब बच्चे ने गलती, हमें उसका रीजन का पता करना है, हर रीजन के बारे में हम जानेंगे। असेसमेंट कैसे होगा, मूल्यांकन कैसे होगा उसका। ठीक, मतलब हमें बच्चे की गलती करी तो उस गलती का मूल्यांकन करना है, उसको हमें सुधारने के तरीके ढूंढना है, बच्चे को पढ़ाना है। यानी पूरे का पूरा जोन हमारा चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बच्चों पर सेंटर होगा, बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगा कि हम उस बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या तरीका अपना रहे हैं, किस तरीके से बच्चा पढ़ेगा और कैसे हम उसका माइंड का डेवलपमेंट कर पाएंगे। समझ में आया बेटा, तो ये 4 सब टॉपिक हैं हमारे जो हम पेडागोजी को रटने से बचाते हैं, अदरवाइज आप पेडागोजी रटते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी, अब एक अलग कंसेप्ट है हमारा कि जब आपने मॉक टेस्ट लगाया तो मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। कोई लोग लगाते हैं कि उसने देखा चेक करने के लिए लगा लेते हैं
कि आज हम पेपर लगाएंगे, देखते हैं कितना नंबर आएगा। जैसे ही आपका पेपर में नंबर आए 150 में से 70-80, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए बेटा। तो ये स्ट्रेटजी नहीं है मॉक टेस्ट लगाने की। मॉक टेस्ट लगाने की स्ट्रेटजी की बात करें कि सबसे पहले आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक आपने पेपर अटेम्प्ट किया, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उसका क्या करना, एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आप उठाओ पेपर, ठीक है, पेपर उठाओ, आंसर मिलाओ, सही गलत देखो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, नंबर निकाल लो और फ्रस्ट्रेट या खुश हो जाओ। ये एनालिसिस नहीं होता है, एनालिसिस का ये तरीका भी नहीं है। एनालिसिस का मतलब है जब भी हम टेस्ट लगाते हैं, कोई भी टेस्ट आपने लगाया, अटेम्प्ट किया, तो यहां जो हम बात कर रहे हैं कि टेस्ट लगाने के बाद उसका जो एनालिसिस है का मतलब है कि आपको अपनी गलतियां देखना है कि टेस्ट में आपसे जो बन गया वो डजंट मैटर, उससे बात नहीं कर रहे क्योंकि आप पढ़ कर आए हैं, ठीक। लेकिन आपने जो गलतियां करी उन गलतियों का एनालिसिस करना है कि ये गलती आपसे हुई क्यों। क्या आपने इसका टॉपिक नहीं पढ़ा था, ठीक, क्या आप इसको भूल गए थे, क्या आप इसको रिवाइज नहीं कर पाए। तो टेस्ट का एनालिसिस का मतलब है कि हमें यह पता करना है कि जो क्वेश्चन नहीं बने हमसे वो क्यों नहीं बने, उनका एनालिसिस करना है हमें बेटा, ठीक। और जब एनालिसिस हो जाए फिर अपने आप को टाइम दो, 1 दिन 2 दिन एनालिसिस करने के लिए। ऐसा नहीं कि आज हमने नंबर दिए कल फिर पेपर लगा लिया, ये तो बड़ी गलत बात है, ठीक। जब एनालिसिस हो गया तो उसको फिर से पेपर को रीअटेम्प्ट करो। वो पेपर रीअटेम्प्ट नहीं करना, दूसरा पेपर लगाओ। रीअटेम्प्ट का मतलब दूसरा पेपर भी आप लगा सकते हो या उसी पेपर को किसी दूसरे सीक्वेंस में भी जमा कर सकते हो कि आज ये पेपर लगाया, 150 में से 70 नंबर आए, पूरा एनालिसिस कर दिया। अब 10-15 पेपर लगाने के बाद फिर से आप इस पेपर को लगाओगे एक बार। जब इस पेपर को लगाओगे तो फिर आपका ध्यान रखना होगा कि अब 150 में से 150 नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर पहला तो आप लगा चुके हैं, दूसरा आप इसके आंसर भी पता कर चुके हैं, तीसरा इसके बारे में एनालिसिस भी कर चुके हैं, और चौथा अपनी गलतियों पर भी काम कर चुके हैं। तो ये चारों चीजें जब आप कर चुके हैं तो 15 से 20 दिन के बाद या 15-20 टेस्ट पेपर लगाने के बाद जब इस टेस्ट का फिर से नंबर आएगा तो उस टेस्ट में आपके कम से कम 150 में से 140 नंबर आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप फोकस्ड नहीं है, अपने सिलेक्शन के लिए फोकस्ड बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहां पर समझ में आया, वही लिखा है, अटेम्प्ट करना है, एनालिसिस करना और रीअटेम्प्ट करना है, एक मॉक देना है, टेस्ट का टाइम डिसाइड करना है, एनालिसिस का टाइम डिसाइड करना है। आगे देखते हैं बेटा। एक आपको सिलेक्शन कॉपी बनाए। सिलेक्शन कॉपी का मतलब ये नहीं कि आपने कॉपी में लिख दिया ये मेरा सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन कॉपी नहीं है। सिलेक्शन कॉपी का मतलब एरर नोटबुक से होता है। एरर नोटबुक का मतलब समझ में आया कि यहां आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि आप गलती कहां कर रहे हैं। एक कॉपी बनाना अलग से, ये कॉपी में आपको केवल अपनी गलतियां लिखना है। जैसे कंसेप्चुअल मिस्टेक आपका हो रहा है क्या, कौन कौन से क्वेश्चंस में आपके कंसेप्चुअल मिस्टेक, कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो वो कंसेप्चुअल मिस्टेक वाले क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा टॉपिक रिवाइज करना तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा आप बताएं कि फॉर्मूला या फैक्ट मिस्टेक हो रही है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार आप भूल रहे हो। चूंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला है बार बार भूल जाते हैं यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक। तो ये जो बार बार आप भूल रहे हो फॉर्मूला, उसको आप मिस्टेक कॉपी में लिखिए। कंफ्यूजिंग पेडागोजी पॉइंट्स, पेडागोजी का कौन सा पॉइंट है जो आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है। भाई पेडागोजी हमने पीछे आपको बताया कि 4 पॉइंट अगर आप ध्यान रख लेंगे कि ना, कि बच्चा क्यों सोच रहा है, क्यों गलती कर रहा है, उसको हमें पढ़ाने के लिए क्या करना है, तो ये 3-4 पॉइंट अगर आपने ध्यान रख लिए तो पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। फिर भी आपसे अगर गलत हो रहा है तो आपको कंफ्यूजन पेडागोजी पॉइंट्स जो है जरूर बनाना है। अपनी एरर कॉपी में वो पॉइंट्स जरूर लिखना है कि आप ये पॉइंट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या गलती आप कर रहे हैं कि ये पॉइंट समझने में आपको गलती हो रही है, ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद लास्ट हमारा क्या रहेगा कि फ्रिक्वेंटली रिपीटेड पीवाईक्यूज। अब जो बार बार पीवाईक्यूज रिपीट हो रहा है, फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे ही तो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, यानी उन क्वेश्चंस की आपको टर्मोलॉजी समझना है, उनकी कैटेगरी समझना है, वो क्वेश्चंस फोकस्ड क्या हैं, किस चीज पर वो फोकस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको समझकर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन जरूर लिखना है। यार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है मतलब वो आईएमपी है, इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी वो आगे रिपीट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, इसकी आपको एक एरर नोटबुक बनाना है। चलिए आगे बताते हैं आज का एक्शन प्लान क्या रहेगा। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, अब हमें एक्शन प्लान की बात करना कि अब हमें क्या करना होगा। सारी चीजें आपको पता है, सिलेबस आपने देख लिया, सारी चीजें देख ली। एक्शन प्लान की बात करें तो सबसे पहले
ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें। ये आज का आपका एक्शन प्लान है कि ऑफिशियल सिलेबस वर्ग 2 और वर्ग 3 का, क्योंकि सिलेबस देखो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है। ठीक, अभी 2026 में पात्रता का कुछ अलग सिलेबस आया, 2025 में कुछ अलग था। ठीक, तो यहाँ जो अभी जो पात्रता 2025 है ये हमारी कौन सी है, जो क्वालिफाइंग नेचर हो गया, जो पुराने टीचर्स हैं उनके लिए सिलेबस है। तो एक ही सिलेबस सबके लिए जरूरी हो ऐसा नहीं है। तो आप जब भी तैयारी करना शुरू करें, जिस ईयर में तैयारी करना शुरू करें, वहां आपको सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है बेटा, विषयवार चेकलिस्ट बनाना है अपनी, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दे, मतलब आपने सिलेबस देख लिया, सारी चीजें देख ली, अब बिना तैयारी के अब एक टेस्ट जरूर दें। ठीक, एक टेस्ट देंगे, उसमें क्या होगा, टेस्ट देने के बाद आपको पता होगा कि आपने पिछला क्या पढ़ा हुआ है, आगे आपको क्या पढ़ना है, क्या आपसे नहीं बन रहा है। तो यहां से कमजोर 10 टॉपिक चिन्हित कर लें, 10-5 जो आपका एक टाइम जोन हो कि अगला टेस्ट आप 1 हफ्ते में देंगे, 10 दिन में देंगे, तो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 1 या 2 टॉपिक या 10 टॉपिक आप चिन्हित कर सकते हैं। आपको बोल लग रहा है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, अब हर अल्टरनेट डे में आपको टेस्ट देना है, रोज तो बिल्कुल नहीं देना बेटा टेस्ट कभी, है ना, रोज टेस्ट कभी भी नहीं देना, अल्टरनेट डे में आप सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट देने का। एक दिन आप पढ़ो, उसका एनालिसिस करो, उसमें जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करो दूसरे दिन तक, और तीसरे दिन आप फिर उसमें टेस्ट दे दो। ठीक है, 30 दिन का टारगेट लिखें, प्रतिदिन मिनिमम 50 MCQs लगाएं, एरर नोटबुक शुरू कर दें। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करना है बेटा, ये कल से नहीं करना आपको, ये चीजें कब से स्टार्ट करना, आज से स्टार्ट करना है। अगर ये आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। फाइनल टेक अवे की बात करें, वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी एक साथ हो सकती है, ये बताया ना, अगर आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपर है तो वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी एक साथ हो सकती है, लेकिन बिना किसी योजना के नहीं होगी। आपको ये योजना बनाना ही पड़ेगा, एक सिलेबस होगा उसका, एक स्ट्रेटजी होगी, डेली प्रैक्टिस होगी, बार बार रिवीजन होगा, कॉमन में पढ़े, स्पेसिफिक अलग अलग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होंगी, कॉमन साथ पढ़े और स्पेसिफिक अलग अलग पढ़े, तो दोनों में आपको कॉमन क्या है ये देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने के बाद आप ये सारी वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी एक साथ जरूर कर सकते हैं और दोनों में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पेडागोजी के बेसिस पर आपके अगर MCQ चाहिए आपको, तो सिग्मा क्वांट की प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर पेडागोजी के कॉमन पेपर के 15 सेट 50-50 क्वेश्चन के, यानी 750 IMP क्वेश्चंस का सेट, वहां का एक कोर्स बना हुआ है हमारा, जो आप वहां से देख सकते हैं, ले सकते हैं। धन्यवाद।